अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। ऐसे में अलीमा खान साहिबा को भी एक खुशखबरी मिली है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर अमेरिका से भी एक पैगाम और आया है और उस पैगाम के बाद आज एक कॉलम भी और आ गया है। उस कॉलम में भी एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज अतर मिनल्ला साहब ने वकला से खिताब किया और उसमें उन्होंने इस निज़ाम की कलई खोल के रख दी है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब की तरफ से एक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बेसिकली एक नई दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आज जियो न्यूज़ का एक क्लिप जो है वो बहुत वायरल रहा, उसकी क्या वजह बनी ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है थर्सडे, और मुलाकात तो नहीं हुआ करती, बहुत अरसे से हम देख रहे हैं थर्सडे को किसी रहनुमा की मुलाकात नहीं हुआ करती, चाहे उनके पास कोई भी मौजूद हों, लेटर्स हों हाई कोर्ट के हों, चाहे उनके पास किसी भी किस्म की अथॉरिटी का एक इजाज़तनामा हो। लेकिन आपको पता है कि अदालत में जो कुछ कहा जाता है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता आजकल, जो ख़ास तौर पर पीटीआई के लिए कुछ उसमें फ़ेवर हो। तो बहरहाल ऐसी ही सूरत हाल है और मुलाकात का तो इम्कान नहीं है, लेकिन बहरहाल पीटीआई के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आज अडयाला के बाहर पहुंचे ज़रूर हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, जिन्हें नाकों पे रोक लिया गया है। दूसरी तरफ आज अलीमा खान साहिबा से बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो आप कह लें कि इस सारे सेटअप में अलीमा खान साहिबा को एक अच्छी खबर मिली है, वो ये कि उनके दोनों बेटों की ज़मानतें होंगी। कल उनके एक बेटे की ज़मानत हुई और आज उनके दूसरे बेटे की भी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। तो इस तरह से शारेज़ और शेरशाह दोनों की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, रोज़गार भी एक की जारी हो चुकी है। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि आज ही के दिन दोनों बेटे रिहा हो जाएंगे। बाकी देखते हैं कि जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हों शायद उनकी रिहाई अमल में आ जाए। लेकिन अलीमा खान साहिबा जो हैं वो आज काफ़ी मुतमईन भी थी और उन्होंने इसके ऊपर कहा कि असल बात ये नहीं है कि उनकी ज़मानत हो गई, असल बात ये कि उन्हें इस तरह से गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए था, और ये कोई फेवर नहीं है कि जो हमें मिल गई है कि जी ज़मानत अगर मिल गई है। असल बात यह है कि ये हुआ ही क्यों कि इस तरह से उनके बीवी बच्चों के सामने उनको अगवा किया गया और फिर इस तरह से एक बिला वजह के 2 साल पुराने केस में उनको जानबूझ के फंसाने की कोशिश की गई। और ये बात बड़ी हद तक वैसे दुरुस्त भी है। देखिए, इस सारी एक्टिविटी से क्या हासिल किया हुकूमत ने, अगर सोचा जाए तो अगर इसका मकसद ये था कि कोई अलीमा खान के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, तो वो तो आपने देखा, उन्होंने पहले दिन ही ये बात कह दी थी। बिल्कुल वो पुरज़्म थी जब वो अदालत पहुंची थी अपने पहले बेटे की गिरफ्तारी के बाद, और उस वक्त ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि हमें दबाव में लाने के लिए आप अगर ये सब कर रहे हैं तो हमें तो कोई इससे दबाव नहीं आता, हम तो कहेंगे आप हमें भी बीच में डाल लें जेल के, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब हमने एक बात कह दी कि हम खड़े हैं तो हम खड़े हैं, अब आप जो मर्ज़ी कर लें। अच्छा, अगर इसका मकसद ये था कि इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, तो इमरान खान का भी जेल के अंदर से यही पैगाम आया कि आप चाहे मेरी पूरी फैमिली को अंदर डाल दें जेल के, लेकिन मैं अपने मकसद से, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। और वो हमने देखा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हफ्ता 10 दिन आपने मेहमानदारी की और उसके बाद दोनों जो साहबजादे उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। उम्मीद है कि अब अकल आ जाएगी और कोई मज़ीद रुकावट नहीं डाली जाएगी उनकी रिहाई में, और किसी और फजूल गिरफ्तारी में उन्हें नहीं दोबारा अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये गिरफ्तारी के बाद अगर रिहाई हो जाती है तो फिर आप ही इसमें सिर्फ अपने लिए बदनामी समेटने में कामयाब हुए, बाकी उनको तो कोई असर नहीं हुआ। वो लोग तो पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हंसते मुस्कुराते आए, और उन्होंने यही बात की कि हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और ये सब कुछ इमरान खान को अंडर प्रेशर लाने के लिए हो रहा है, जो कि वो आएंगे नहीं। तो फिर आप अपनी सी वो कहते हैं ना, अपना सा मुँह लेकर रह गए। आपने खुद ही जो अपने लिए एक सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस था उसको खुद ही अब डिज़ोल्व किया और अब आप उनको ज़मानतें दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी मुशीर हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि इस तरह के मशवरे इनको कौन देता है, और ये फिर समझते हैं कि ऐसी चीज़ों से कोई चीज़ों का हल निकल आता है। तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात है। अब तक तो समझ आ जानी चाहिए थी कि इस तरह की चीज़ों से कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। आपने लोगों को इतनी इतनी 10-10 साल सज़ाएँ भी दे दी हैं, तो वो क्या अपने मकसद से पीछे हट गए? हसन न्याजी भी एक भांजे ही है ना इमरान खान के, जिन्हें आपने 10 साल कैद भी सुना दी है, मिलिट्री उनको तहवील में भी रखा, सब कुछ किया। उसके बाद क्या हो गया? क्या वो पीछे हट गए? तो जब वो पीछे नहीं हटे तो शेरशाह या फिर शाहरेज़ को आप अंदर डाल के क्या कर लेते? तो इसलिए ऐसी बेवकूफ़ाना और फस्तायत की जो चीज़ें हैं, हरकतें हैं, उससे आपका इंटरनेशनल जो इमेज है वो भी ख़राब होता है। उन्हें भी आप अपनी हकीकत बता देते हैं कि जी हम यही कर रहे हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे भी कुछ हासिल नहीं कर पाते।
तो अगर कोई और मुल्क होता तो शायद इस तरह गिरफ्तारी करने वालों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई हो जाती, लेकिन आपको पता है मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी तो है नहीं। और ये हम नहीं कह रहे, हम तो पिछले 3 सालों से ये दुहाई दे ही रहे हैं, लेकिन अब तो जो खुद इस सिस्टम के अंदर रहने वाले लोग हैं वो भी यही कहते हैं, नज़र आते हैं। आज अतर मिनल्ला साहब ने जो गुफ्तगू की है वकला के साथ बार के खिताब में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अतर मिनल्ला साहब ने आज ये बात की है कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो हमारी 77 साल अदलिया की तारीख है वो कोई काबिल फ़ख्र नहीं है मेरे लिए, और मैं इसका खुलकर एतराफ़ करता हूँ कि मुझे उस पर कोई फ़ख्र नहीं है अदलिया की तारीख पर। और फिर उन्होंने ये बात की कि जो इस वक्त भी सिस्टम है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है, ये कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये कोई आइनी और कानूनी सिस्टम ही नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश ही आइन कानून में मौजूद नहीं है। ये एक आमरीत ही है, और जिसमें आपकी एक लीड क्लास जो है, अशराफिया जो है, वो आपके तमाम मुल्की वसाइल पर, निज़ाम पर काबिज़ है। और उसके अलावा अगर आप कहें कि वहाँ पे बुनियादी इंसानी हुकूक दस्तयाब होंगे या जमहूरी आज़ादियाँ होंगी, तो ये तमाम चीज़ें जो आइन इंश्योर करता है वो आपको इस तरह से नज़र नहीं आती। अब ये बात मैं या आप या कोई भी एक आम आदमी नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर जज कह रहा है। और उसके बाद इस बात को इस अंदाज से भी देखना पड़ेगा कि अतर मिनल्ला साहब की ये जो गुफ्तगू है, ये पहली दफ़ा नहीं है, कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक तकरीब में ऐसी ही गुफ्तगू की। और दूसरी तरफ जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इजलास हुआ जिसमें फुल कोर्ट इजलास था, उसमें अगरचे जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, वो अपने मकासद में कामयाब हो गए, और जो उन्होंने मुख्तलिफ रूल्स जो थे उनको अप्रूव करवाना था वो तो उन्होंने करवा लिया, सिर्फ एक वोट की मेजॉरिटी से वो अप्रूव कराने में कामयाब हो गए। लेकिन बात यह है कि वहाँ पे भी यही बातें जो हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जस्टिस इजहाज साहब ने अपने जो एक लेटर्स लिखे थे उसके अंदर लिखी हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर इन लेटर्स को से आगे बढ़ते हुए अगर ये मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं इसी तरह मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशन में तकारीब का एहतमाम करें, और जो आज़ाद मंश जजेस हैं उनको वहाँ पे खिताब के लिए बुलाएं, और कुछ ना कुछ इसके हवाले से एक आवाज़ उठती रहे, मूवमेंट चलती रहे, तो ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। क्योंकि बिल्कुल ही अदलिया का सरेंडर कर जाना, और जो इवन कुछ जजेस अंदर मौजूद हैं जो कि आइन की बात करते हैं, अभी भी कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो उन आवाज़ों को मजबूत और तवाना बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएँ। ज़ाहिर है कि उनके पास इस वक्त ऐसे केसेस तो जा ही नहीं रहे हैं कि जिसमें वो अपने फ़ैसलों से अदलिया की जो आज़ादी है उसको इंश्योर करें, तो उनके पास कोई इस वक्त ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे वो आके अपनी जो बात है वो कर सकें। तो ये एक अच्छी मेरा ख्याल है हिकमत अमली हो सकती है वकला तंजीमों के लिए कि अगर वो मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशन में इस किस्म की तकारीब का एहतमाम करें, सेमिनार्स मुनक़िद करें जिसमें आज़ाद मंच जो जजेस हैं उनको खिताब के लिए बुलाया जाए। दूसरा, आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने भी सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त एक डायरेक्शन में स्टेप उठाया है, और वैसे तो उन्होंने पहले भी ये जो 26वीं तरमीम है उसके खिलाफ एक पिटिशन दायर कर रखी है, और इस बात को तकरीबन 1 साल होने को है कि ये पिटिशन्स दायर हैं, लेकिन अभी तक ये पिटिशन्स सुनी ही नहीं गई। मज़े की बात यह है कि 26वीं आइनी तरमीम हुई, उसको बहुत से लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कबूल नहीं किया। इसके बावजूद भी उस आइनी तरमीम के नतीजे में आपने नया जुडिशल कमीशन भी बना लिया, आपने उस जुडिशल कमीशन के तहत मुख्तलिफ बेंचेस भी बना लिए, मुख्तलिफ तैनातियाँ भी कर ली, मुख्तलिफ जजेस को इधर उधर ट्रांसफ़र भी कर लिया। उसके तहत आपने कितने ही नीचे फ़ैसले कर डाले, लेकिन जो मेन फैसला था आइनी तरमीम वाला उसको आपने अभी तक डिस्कस ही नहीं किया। उसकी जो लीगल हैसियत है उसके ऊपर अभी तक भी कोई फैसला ही मौजूद नहीं है, जिसको मुतअद्दिद लोगों ने चैलेंज कर रखा है, जिसमें आपके सियासी जमातें भी शामिल हैं, जिसमें आपके सियासी रहनुमा भी शामिल हैं, वकील रहनुमा भी शामिल हैं, बहुत से लोग शामिल हैं। तो कहने का मकसद ये कि होना ये चाहिए था कि पहले आप उस अमेंडमेंट का फैसला करते कि ये दुरुस्त भी है या नहीं, और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर मुख्तलिफ फैसले थे वो आगे लिए जाते। लेकिन जानबूझकर उस अमेंडमेंट को एक तरफ रख के उसके ऊपर दरख्वास्तों पे फैसले नहीं किए गए, और आगे सिस्टम को चलाने के लिए मज़ीद शिकंजे तैयार करने के लिए बेंचेस भी बनाए गए, जजेस की भर्तियां भी हुई, और जो सब कुछ आपने देखा वो होता चला गया। अब एक और जो इसमें बात है वो ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है इसके मामले के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो उस वक्त की प्रोसीजर कमेटी थी उसमें मिनट्स में ये बात मौजूद थी कि जी इसके ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इस सारी कार्रवाई को बिल्कुल एक तरफ रख के बंद कर दिया, और अपने तौर पर एक गैर रस्मी किस्म की मुशावरत की जजेस से, और कहा कि जनाब हम तो इसके ऊपर कोई फुल कोर्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आइनी बेंच ही इसके मामले को देख लेगा जब भी देखेगा।
तो इस वाले मामले को भी अब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो असल में उस वक्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, उसके तहत जो 2 जजेस का मेजॉरिटी फैसला था कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, तो उसी को उन्होंने कहा है कि फॉलो किया जाना चाहिए था और 26वीं तरमीम की दरख्वास्त पर समातें होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई अभी तक। तो इस सारे मामले को जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, उन्होंने जाके दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो मैं जो बात कर रही थी, मेरा कहने का मतलब यही था कि एक तरफ ये जजेस जब खिताब करें और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आएँ, मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद करें, दूसरी तरफ ये प्रेशर बढ़ाया जाए दरख्वास्तों के ज़रिए कि जनाब इन दरख्वास्तों के ऊपर समातें होनी चाहिए। अगर ये दरख्वास्तों पे अर्ली समातें नहीं हो रही तो बाहर क्यों नहीं उसके ऊपर एक पुरअमन एहतजाज हो सकता कि भाई क्यों इसके ऊपर दरख्वास्तें फ़िक्स नहीं हो रही। बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है, अगर बिल्कुल आप हाथ पाँव छोड़ के मायूस होकर बैठ जाएं कि जी कुछ होना ही नहीं है, लिहाजा हमने कुछ करना नहीं है, तो फिर तो उनके मज़े ही मज़े हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि आवाज़ उठती रहनी चाहिए, तो फिर कुछ ना कुछ प्रेशर तो कम अज़ कम सिस्टम पे होगा कि जनाब इस चीज़ के ऊपर, ये चीज़ पे इतना प्रेशर आ रहा है। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बात की कि शारेज़ की और शेरशाह की जो ज़मानतें हुई हैं, एक तूफ़ान उठा, ओवरऑल एक इसके ऊपर तनकीद हुई, खुद हुकूमत के अंदर से इस तरह के तरीके से 2 साल के बाद इन केसेस में गिरफ्तारियों के ऊपर तनकीद हुई, तो अल्टीमेटली आपने देखा कि उसका एक रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए आवाज़ें उठती रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई असर ज़रूर होता है। अब जो आवाज़ है, एक आवाज़ बड़ी उठ रही है जनाब, वो सुहेल वड़ाई साहब की आवाज़ है, क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब ने इससे पहले भी कॉलम्स लिखे और वो काफ़ी ज़्यादा मरकज़ गुफ्तगू रहे। आज सुहेल वड़ाई साहब का एक और कॉलम सामने आया और इसमें भी बेसिकली सुहेल वड़ाई साहब जो हैं उसी बात को, अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं जो उन्होंने पहले की थी। यानी आप कह सकते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से ये बार बार बारआवर कराने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में जो इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी और इस्तराब है, उसका हल इस बात में है कि सुलह सफाई की तरफ जाया जाए। और अगेन वो ये जो सुलह सफाई की बात करते हैं तो उनका जो मुखातब होता है वो पीटीआई ही होता है। दूसरी साइड को वो नहीं कह रहे होते कि आप सुलह सफाई कर लें, बल्कि वो पीटीआई को ही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी आपका मुश्किल टाइम चल रहा है, लिहाजा आप सुलह सफाई की तरफ कोशिश करें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें, अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, कोई नरमी इख्तियार कर लें। तो ये सारे जो मशवरे हैं उनके सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए होते हैं। वो मुक़्तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से कोई इस तरह की बात नहीं समझाने बुझाने की करते कि हाँ भाई आप भी कोई इंसान बने, कोई कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करें, जो किसी के जायज़ हुकूक हैं उनको वो तो मुहैया किए जाएँ। इस तरफ उन्हें समझाते नहीं हैं, लेकिन इनको ज़रूर समझाते हैं कि भाई आप जो हैं वो माफ़ी तलाफ़ी करके अपनी जान बचा लें। तो आज भी सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने यही बातें लिखी हैं कि जी जो सुलह सफाई है या जो किसी किस्म की मफामत है, वो कोई बुज़दिली का मज़हर नहीं हुआ करते, बल्कि ये दिलेर लोग होते हैं जो मफामत करते हैं। और वो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला हों या फिर सलाउद्दीन अय्यूबी हों, तारीख़ की कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि जहाँ पर जिन लोगों ने इतनी मज़ामत की वहाँ पे उन्होंने मफामत भी की और फिर ये दिलेर लोग कहलाए, इनको कोई आज बुज़दिल नहीं कहता। तो वो बेसिकली इमरान खान साहब को भी ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी मफामत कर लें, इससे कोई आपको, आपकी मकबूलियत में कमी नहीं आ जाएगी, ना कोई ये कहेगा कि आप कोई बुज़दिल बन गए, बल्कि लोग यही कहेंगे कि आप दिलेर ही हैं और आपने मफामत का जो है वो अलम जो है वो बुलंद किया। बात ये कि मफामत करने में, या जैसे मैंने पहले शुरू में बात की थी कि इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि बातचीत से मसले हल हो। इमरान खान ने भी कभी इस बात से इनकार नहीं किया, वो शुरू से ही बात कहते रहे कि हमसे बात की जाए। लेकिन असल मसला ये है कि समझाने की ज़रूरत दूसरी तरफ को है। असल बात यह है कि जो दूसरी तरफ है वो ये चाहती है कि मफामत अगर होनी भी है तो वो इस तरह हो कि जहाँ पे इमरान खान को लेट डाउन किया जाए, जहाँ पे उनकी फतह का ऐलान हो और इमरान खान की शिकस्त का ऐलान हो। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ऐसी किसी मफामत पे यकीन नहीं रखते जहाँ पे उन्हें ये लगे कि उन्हें अपने बुनियादी उसूलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये वो वजह है जिसकी वजह से मफामत नहीं हो पा रही। इतनी सी बात है कि इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक तरफ अना है और दूसरी तरफ वो भी, अब कुछ लोग तो इमरान खान को की भी इस उसूल पसंदी को अना ही कहेंगे कि जी वो अपनी तरफ अना पे खड़े हैं। लेकिन देखा जाए तो इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि जी आइन और क़ानून की हुक्मरानी हो, अब इसमें अना वाली बात कौन सी है? वो तो कह रहे हैं मेरे साथ जो हुआ मैं तो वो माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अगर एक अना की ही बात होती तो फिर तो वो कहते हैं कि जिसने मेरे साथ ये किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
वो तो कह रहे हैं कि जिसने मेरे साथ ज़्यादती की मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे कि मैं आइन की हुक्मरानी और जो अवामी जमहूरियत है उसकी बात से पीछे हट जाऊं, जो लोगों के साथ जुल्म सितम हुए हैं उसकी एहतसाब की बात ना करूं, ये सब चीज़ें छोड़ दूं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरी इस तरह की मफामत का। तो ये वो बुनियादी नुक्ता है कि जिसके ऊपर मसले फंसे होते हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो इससे पीछे हटने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, चाहे उनके ऊपर कितनी भी सख्तियाँ की गई हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह फिर देखनी पड़ेगी कि ये बार बार इमरान खान साहब को मफामत के पैगाम भेजे ज़रूर जा रहे हैं, इसमें कभी थोड़ा सा बीच में वक्फा आ जाता है, फिर किसी वक्त भेज दिए जाते हैं। तो उसकी वजह अब बड़ी साफ नज़र आ रही है कि ये बात अब 2-3 चीज़ों के गिर्द घूम रही है। एक तो ये कि जो एक मुमकिना एक्सटेंशन या तसलसल या तोसी, जो भी आप उसको लफ्ज़ दे देना, अब उसकी तरफ अगर फ़ैसला हो जाता है तो PMLN को पता है कि उनकी फिर जो एक फॉर्मल सी ज़रूरत थी वो भी नहीं बाकी रहेगी। उनको पता है कि वो पहले ही बिल्कुल कमज़ोर हैं इस सिस्टम में, उनका कोई ख़ास स्पेस नहीं है उनके पास, ना कोई इख्तियार है, और सारी जो स्पेस है वो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी तरफ अब अगर एक्सटेंशन हो के उनको मज़ीद एक इक़्तिदार की तवालत भी मिल जाती है, तो उस सूरत में इन लोगों की, जो सियासी लोगों की, तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। ये बात इनको भी समझ आ रही है। अब इसी चीज़ के दरमियान में ये सारा मसला फंसा हुआ है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहेगी कि आगे अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल जाए तो बाकी जो सियासी कुव्वतें हैं वो भी उनके लिए कोई मसला ना बने, और उनको पता है कि उनके लिए मसला सिर्फ एक ही सियासी कुव्वत बना हुआ है जिसका नाम है इमरान खान। तो वो चाहते हैं कि मीनवाइल इमरान खान के साथ भी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसकी वजह से आगे ये मसला भी बाकी ना रहे। और दूसरा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आवाज़ें जो इंटरनेशनली भी आ जाती हैं, उठ जाती हैं, क्योंकि मुल्क में जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो सरमायाकारी नहीं आती, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो सवालात भी उठते रहते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात आप इंटरनेशनल महाज पर कुछ ऐसी कमिटमेंट्स करते हैं जिनको पूरा करना आपके लिए शायद फ़ौरी और तमाम तर अवामी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको फिर कुछ ना कुछ माहौल जो है मुल्क में बनाना पड़ता है ऐसा कि जिसमें अवामी हिमायत भी आपके साथ हो सके। भले आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हुकूमत कर रहे हो, लेकिन अगर अवामी हिमायत ना हो तो बहुत से फ़ैसले आप फिर नहीं ले पा रहे होते। तो कुछ ऐसी वजूहात और कुछ ऐसी मजबूरियां भी हो सकती हैं। अब अमेरिका ने भी आज एक जो हल्की सी, आप कह लें कि हल्का सा कंकर जो है वो फेंका है, जो विल्सन ने, जो कि इससे पहले भी काफ़ी मुतहरिक रहे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू करने में, और एक इन्होंने बिल भी कोई जो था वो तैयार किया था। तो जो विल्सन ने अब एक और अमेंडमेंट जो है वो तजवीज़ की है नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट में, और इस अमेंडमेंट में भी बेसिकली उन्होंने ये ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने इसमें रिकमेंड किया है कि जो इमरान खान साहब के साथ सलूक है, जो उनके साथ उनकी जो गिरफ्तारी है और कैद है, उसके हवाले से जो मिलिट्री टू मिलिट्री आपस में कोई भी बात होती है तो उसमें ये चीज़ों का को रेज़ किया जाए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है तो उसमें इन मामलात के ऊपर आवाज़ उठाई जाए। तो जो विल्सन जो है वो इस मामले को बाकायदा एक एक्ट की तरमीम में तजवीज़ कर रहे हैं, और इसका उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि जी मैंने ये सबमिट करा दिया है। अब उस पर कब कब कैसे कैसे बात होती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे भी चल रही हैं। इंटरनेशनल सिनेरियोज भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, चूँकि अभी आपको पता है हाल ही में जो चाइना में भी एक मामला सारा देखा गया है, वहाँ पे भी जिस तरह से शुमाली कोरिया का रहनुमा और फिर मोदी साहब और ये जनाब आपके पुतिन साहब, ये सारे आपको शी जिनपिंग के इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। तो अमेरिका को भी सोचना है कि उसने अपने जो मामलात हैं वो किधर और कैसे किसके साथ बढ़ाने हैं। तो ये सारी इंटरनेशनल गेम्स भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, और इसलिए कभी भी पता नहीं चलता कि कोई भी किरदार अचानक से इम्पोर्टेंट हो जाता है और कोई भी दूसरा किरदार जो पहले किसी वक्त में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो एकदम पसे पुष्ट चला जाता है। तो काफ़ी गेम्स जो हैं वो ऑन है, देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्या आगे फर्दर हमें नज़र आता है। आखिर में जी जियो न्यूज़ की एक बात करते हैं। जियो न्यूज़ में आज एक वीडियो प्ले हुई है, हेडलाइंस में बेसिकली सैलाब मुतासरीन के शॉट जो हैं वो प्ले हो गए, और इसमें जो सैलाब मुतासरीन थे उन्होंने सही तौर पे आईना दिखाया हुआ था और जनाब बड़ा उन्होंने गुस्सा किया हुआ था, लेकिन इस गुस्से के इजहार में, जज्बात में वो कुछ गालियां भी दे गए, और वो पंजाबी में चूँकि बात कर रहे थे पंजाबी में गालियां दे गए। तो ये जो गुफ्तगू थी सैलाब मुतासरीन की हेडलाइंस में जियो न्यूज़ के ऊपर चलाई गई। अब उसके ऊपर सुबह से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। कुछ लोगों का तो ख्याल है कि ये इसकी वजह ये है कि आमतौर पर चूँकि जियो न्यूज़ का जो हेड ऑफिस है वो कराची में है, मैंने खुद वहाँ पे काम किया है, तो कराची न्यूज़ रूम में ज़्यादातर जो लोग हैं
वो उर्दू स्पीकिंग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पंजाबी नहीं आती है और बहुत ज़्यादा समझ नहीं है पंजाबी की। जो एडिटर्स वगैरह भी इनके होते हैं वो भी ज़्यादातर जो है वो उर्दू स्पीकिंग होते हैं। तो वो जो पंजाबी की एक गाली थी, शायद वो समझ नहीं पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और उन्होंने या तो ये अब ये कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि लापरवाही हुई, कि गौर से सुना ही नहीं कि जनाब वो कोई गाली वाली दे रहे हैं। और तीसरा जो बहुत से लोग खदशे का इजहार करें वो ये कि जानबूझकर भी ये गाली ऑन एयर जाने दी गई है, ताकि किसी ने कोई जानबूझ के ये मजाक किया है या साजिश की है कि जी पंजाब हुकूमत को गालियाँ पड़ रही हैं, ये नैरेटिव बनाने के लिए बाकायदा उस सॉर्ट को ऑन एयर जाने दिया गया। तो तीनों में से कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर ये हैरत अंगेज़ बात है कि आपका कोई एडिटोरियल चेक ना हो और आप गालियाँ भी इस तरह से ऑन एयर जाने दे रहे हों। तो ये काफ़ी हैरत अंगेज़ बात थी। मेरा वैसे अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये कोई साजिश वाजिश तो नहीं होगी। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कि ये बस कुछ कहते हैं ना, पंजाबी से नाबलद होने की जो है नावाकफियत की वजह से ये गाली जो है वो ऑन एयर चली गई होगी। बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई दे रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।